नमस्कार मेरे सभी साथियों को एक बार सभी का स्वागत है कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आज की क्लास मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं 11 मार्च 2023 से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्लास नोट्स, जिनका मैं रिवीजन आपको कराने वाला हूं। सभी साथी पूरी शिद्दत के साथ इस वीडियो को देखना, कहीं ना कहीं आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो स्पेशल क्लास है आपके लिए। बहुत सारे फैक्ट और बहुत सारे क्वेश्चनों के साथ साथ मैं आपको सभी क्वेश्चनों का रिवीजन कराने वाला हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है आपका 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन। तो हाल ही में आसियान और भारत के बीच एक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है, और ये कौन से नंबर का होगा? 5वें नंबर का। तो 2023 में इसका आयोजन किया गया है कुआलालंपुर, और ये कुआलालंपुर कहाँ पर है आपका? मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। ठीक है, और भारत की तरफ से नेतृत्व कौन करेंगे? तो राजीव चंद्रशेखर, जो कि माइटी मिनिस्टर यानी राज्य मंत्री हैं आपके। ठीक है, बात करनी थी आसियान की, तो आसियान से संबंधित मैं आपके लिए पूरी की पूरी एक अलग से फाइल बनाकर लेकर आया हूं, जिसको आपको मैं समझाने वाला हूं। लेकिन फिर भी मैंने 2-3 क्वेश्चन यहीं पर लिख दिए। जैसे स्थापना है आपकी 1967 में हुई थी, मुख्यालय इसका जकार्ता इंडोनेशिया में है, और कुल देशों की संख्या इसमें देश है। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे जिन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके लिए, इन पर बात करते हैं। और फिर आपके लिए एक प्रमुख बैठकों वाली एक लिस्ट लेकर आया हूं, इस पर भी चर्चा करूंगा। तो ऐसे ही आप पूरी वीडियो को देखते रहना। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बताया आपको, रिवाइज कराऊंगा एक ही क्वेश्चन में, और ऐसे कुल मिलाकर आपके 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन में भी सारे क्वेश्चन रिलेटेड करके आपको बताने वाला हूँ। देखिए, 30वीं वर्षगांठ भारत आसियान की हो चुकी है, क्योंकि इनकी शुरुआत हुई थी 1992 में। 5वां जन औषधि दिवस कब मनाया गया? ये भी आपका 7 मार्च को आयोजित किया गया। इसके साथ साथ आपका रखना है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसका नाम हम कह सकते हैं IBCA, का गठन किया है भारत के द्वारा। सुरक्षित शहर परियोजना ये कर्नाटक की है, भारतीय नौसेना कमांडर में, और इसका सम्मेलन आयोजित किया गया है INS विक्रांत पर। SCO का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? गुवाहाटी, असम में। और अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन, इसका आयोजन किया गया था भोपाल, मध्य प्रदेश में। तो साथियों, ये क्वेश्चन आपको किसी ने भी रिवाइज नहीं कराए होंगे जो मैंने आपको रिवाइज कराए हैं। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप अपने साथ बहुत अच्छे तरीके से याद रखने की कोशिश करना, और हो सके तो इसे एक गोले में बंद करके अपने कॉपी में लिख लेना। आइए एक और इम्पोर्टेंट आप सभी को फैक्ट कराता हूँ, प्रमुख बैठकें। देखिए, अगर बैठकों की बात करें तो कहीं ना कहीं आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो सभी साथी पूरी शिद्दत के साथ इसे देखना। मॉडल G20 शिखर सम्मेलन, इसका उद्घाटन हाल ही में किया गया था अमिताभ कांत के द्वारा मुंबई में। ठीक है, जो कि आपके पूर्व नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे अमिताभ कांत। माफ करना, CEO थे, उपाध्यक्ष नहीं थे, CEO थे। और G20 की ये शेरपा भी हैं। ठीक है, तो इसका उद्देश्य रखा गया था कि G20 में युवाओं को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, तो उसके लिए मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था मुंबई में। और आप सभी को पता है G20 2023 में बैठक का आयोजन होने वाला है अपने भारत में, और इसकी थीम भी रखी गई है, आपको पता ही होगी, वसुधैव कुटुंबकम, यानी वन अर्थ वन नेशन वन फ्यूचर। ये भारत में इसकी 18वीं जो बैठक होने वाली है वो अपने भारत में ही होने वाली है। इसी प्रकार से याद रखना कि क्वाड 2022 की बैठक ये टोक्यो जापान में हुई थी, लेकिन आपसे पूछे 2023 की बैठक कहाँ पर होगी क्वाड की, तो अमेरिका में होने वाली है। ठीक है, कहाँ पर होगी? अमेरिका में। G7 की बैठक आपसे पूछे 2022 में कहाँ हुई थी? जर्मनी में। इसके बाद बिम्स्टेक 2022 की बैठक कहाँ हुई थी? कोलंबो में। ब्रिस्क 2022 की बैठक चीन में हुई थी, लेकिन 2023 की बैठक कहाँ होगी? दक्षिण अफ्रीका में। SCO 2022 की बैठक समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी, लेकिन 2023 की बैठक भारत में होने वाली है। GST की जो बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी? चंडीगढ़ में। और SCO फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ था? मुंबई में। तो ये क्वेश्चन भी थे आपके लिए जो मैंने आपको रिवाइज कराए। आई होप आपको पहला क्वेश्चन पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन सेट किए हैं। सभी क्वेश्चनों में आपको बहुत सारे क्वेश्चनों को मैं रिवाइज कराऊंगा जो आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो जितने भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करेंगे सभी साथी, और बेल आइकन घंटी को दबा देंगे, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप भी किसी भी वीडियो से वंचित ना रहें। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है।
क्वेश्चन साथियों ये भी काफ़ी प्यारा है और आपकी परीक्षाओं में बनने वाला ये क्वेश्चन है, तो इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेंगे, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते करंट अफेयर का क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। तो पूछा गया है प्रतिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023। आर्किटेक्चर आप सभी लोग जानते होंगे, वास्तु कला से संबंधित होता है आर्किटेक्चर, और इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1979 में। एक हयात फाउंडेशन है, इसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और 2023 का ये पुरस्कार दिया गया है डेविड चिपफील्ड को। ठीक है, डेविड चिपरफील्ड को यह पुरस्कार दिया गया है। इनका जन्म लंदन में हुआ था और 2023 के लिए प्रतिजर आर्किटेक्चर अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। 2022 की अगर बात तो किसे दिया गया था, फ्रांसीसी कैरे को। ये पहले अफ्रीकी थे, इनको दिया गया था। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बालकृष्ण दोषी, इनको भी 2018 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हाल ही में कुछ समय पहले इनका निधन हो गया था और निधन के पश्चात इन्हें भारत के द्वितीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो इनके दोनों पुरस्कारों को आप लोग याद रख लेना, बालकृष्ण दोषी के। ऐसे हम बात करें एबल पुरस्कार, ये आपका गणित से संबंधित है और डेविड सुलिवन को दिया गया था। लिबर्टी पुरस्कार, ये जेलेंस्की को दिया गया है, यूक्रेन के राष्ट्रपति को। मार्कोनी पुरस्कार, ये हरिलाल बालकृष्णन को दिया गया। रणजी ट्रॉफी 2022 का विजेता सौराष्ट्र है आपका। संतोष ट्रॉफी 2023 का विजेता ये आपका कर्नाटक है। रणजी ट्रॉफी 2023 का विजेता सौराष्ट्र है। बीसीसी स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर आपकी बताइए कौन है, मीराबाई चानू। नवाकोब, ये पुरस्कार किसे दिया गया है, तो विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है, तो कार्तिक सुब्रमण्यम को दिया गया था। ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चन है, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा जा सकता है आपकी परीक्षाओं में कि 3 बार ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है। तो ये हैं आपके रिकी केज। इन्हें 2015 में, 2022 में और 2023 में संगीत का बहुत ही फेमस पुरस्कार है ग्रैमी पुरस्कार, इससे सम्मानित किया गया था। ये पुरस्कार इन्हें लॉस एंजलिस यूएसए में प्रदान किया गया था। पहली बार ग्रैमी अवार्ड दिया गया था पंडित रविशंकर को, जो कि सितार वादक हैं। ठीक है, लेकिन रिकी केज की एल्बम जो है जिसके लिए इन्हें दिया गया है, तो डिवाइन टाइट्स, इसके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। पहली महिला जिन्हें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था तो वे थी आपकी तन्वी शाह, ये तमिलनाडु की थी। लेकिन नामांकन पाने वाली पहली महिला कौन थी, आशा भोसले। एबल पुरस्कार में आपको बताया गणित से संबंधित है, डेनिस सुनीवल को दिया गया था। दादा साहेब फाल्के अवार्ड में बेस्ट जो अवार्ड होता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये किसे दिया गया था, आशा पारेख को। प्रतिजर अवार्ड ये किसे दिया गया है आपका, तो याद रख लेना फ्रांसीसी कैरे को। लेकिन पुलित्जर अवार्ड किसे दिया गया था, तो ये 2018 में बालकृष्ण दोषी को दिया गया था। ठीक है, बालकृष्ण दोषी को। रामानुज पुरस्कार ये नीना गुप्ता को दिया गया था। और एजुकेशन ऑस्कर अवार्ड आईआईटी मद्रास को दिया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और परीक्षाओं पूछे जा सकते हैं आपसे, तो इनको अपने पास रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्या कह रहा है, इसरो द्वारा किस उपग्रह का पृथ्वी पर पुनः से प्रवेश किया गया। तो इसरो के द्वारा और फ्रांस के द्वारा 2011 में एक आपका उपग्रह था जिसका नाम था मेगा ट्रॉपिक्स फर्स्ट, इसको भेजा गया था। ये मौसम जलवायु का अध्ययन करता, लेकिन अब इसने अपना काम करना बंद कर दिया, सो इसे पुनः से पृथ्वी पर वापस लाया गया है और प्रशांत महासागर में इसके कचड़े को डाल दिया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसरो द्वारा किस उपग्रह को पृथ्वी पर पुनः से प्रवेश कराया गया था, तो मेगा ट्रॉपिक्स फर्स्ट को। ठीक है, जो अंतरिक्ष में कचरा फैलता है उसको क्या कहते हैं, डेब्रीज। तो डेब्रीज ये आपका कचरा अंतरिक्ष में न फैले, इसीलिए इसको कहाँ डाला गया है, प्रशांत महासागर में डाला गया है, क्योंकि मेगा ट्रॉपिक्स ने अपना काम करना बंद कर दिया। ये मौसम और जलवायु का अध्ययन करने के लिए 2011 में इसरो और फ्रांस के द्वारा भेजा गया था। इसरो की अगर बात करें तो 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके हेड एस सोमनाथ हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलोर कर्नाटक में। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, आईटीबी बर्लिन 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो बर्लिन में ही इसका आयोजन किया गया था, जर्मनी में ही। लेकिन इसका ऑफिशियल कंट्री जो होस्ट करेगा वो कौन सा है, जॉर्जिया। ठीक है, और आप लोग याद रखना जॉर्जिया की राजधानी क्या है, तो
जॉर्जिया की राजधानी आप सभी को याद रखनी है, वो है तिबिलिसी, ठीक है। और ITB बर्लिन ये सबसे बड़ा पर्यटन व्यापार शो है आपका, ठीक है, जिसको आयोजित किया गया था। इसकी शुरुआत 1966 में की गई थी और 2023 में इसके लिए नारा भी रखा गया है, वन फॉर चेंज, ओपन फॉर चेंज, इसकी एक नारा रखी गई है। और इसी में गोल्डन सिटी फॉर टूरिज्म अवार्ड गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल से किसे सम्मानित किया गया है, तो या गोल्ड और सिल्वर अवार्ड किसे दिया गया है, तो इंडिया को दिया गया है। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? 1989 में, लेकिन बनाई कब गई थी? 1961 में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? एंजेला मर्केल को। सांची के स्तूप की प्रतिलिपि ये कहाँ पर बनेगी? आपकी बर्लिन, जर्मनी में। जर्मनी के वर्तमान चांसलर कौन है आपके? तो ओलाफ सोल्स। और जर्मनी में ही आपकी विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का भी संचालन किया जाएगा। देखिए साथियों, पहले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, मैं आसियान से संबंधित आपको क्वेश्चन बताऊंगा। तो आसियान, इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जकार्ता, इंडोनेशिया में है। कुल सदस्यों की संख्या इसमें 10 है, लेकिन इसका एक 11वां सदस्य बनने वाला है, तिमोर लेस्ते। भारत इसका सदस्य देश नहीं है। मलेशिया, कंबोडिया, फिलीपींस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस और म्यांमार अभी वर्तमान में इसके ये 10 देश सदस्य हैं, ठीक है। तो याद रख लेना, भारत इसका सदस्य देश नहीं है। ऐसी एक और संस्था आपके नीचे दिख रही है आपको, बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल, इसकी फुल फॉर्म है। और स्थापना 6 जून 1997 को स्थापना हुई थी। ढाका में इसका मुख्यालय है। सदस्य देशों की संख्या इसमें 7 है। बांग्लादेश है, श्रीलंका है, भूटान है, भारत है, म्यांमार है, नेपाल है और थाईलैंड। ये इसमें 7 देश वर्तमान में शामिल हैं। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो 1966 में 19 दिसंबर को इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर इसका मनीला में है। सदस्य देशों की संख्या इसमें 68 है, ठीक है। तो तीनों ही संस्थाएं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिन्हें मैं आपको कराया। आई होप आप इस मेहनत को समझेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो आइए, इस क्वेश्चन में आपको कुछ प्रमुख प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों पर हम चर्चा कराएंगे। उससे पहले देखते हैं करंट अफेयर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कतर के नए प्रधानमंत्री, तो कतर के नए प्रधानमंत्री होंगे शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी। ये क्या होंगे? यहाँ के नए प्रधानमंत्री होंगे। इससे पहले ये यहाँ के विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। कतर की राजधानी दोहा है और इसी दोहा में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया गया था, ठीक है। इसका विजेता अर्जेंटीना और उपविजेता इसका फ्रांस रहा था। इसका शुभंकर था लाइव और ये इसका 22वां संस्करण था जो कतर दोहा में आयोजित किया गया था। अब बताइए प्रधानमंत्रियों की, तो आप सभी के लिए एक लिस्ट में लेकर आया हूँ जिसमें आपके करंट अफेयर से संबंधित कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, उस दिन मैंने आपको ये पढ़ाया था साइप्रस के नए राष्ट्रपति। कहाँ के? साइप्रस के नए राष्ट्रपति पढ़ाए थे आपको। तो इनका नाम था निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है और ये कहाँ पर स्थित है आपका साइप्रस? तो भूमध्य सागर में स्थित है। ऐसे ही आपसे मैंने बताया था कि बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन होंगे? तो शहाबुद्दीन चप्पू। फ्रांस के नए राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति शहाबुद्दीन चप्पू। नेपाल के नए राष्ट्रपति आप सभी को याद रखना है, अभी हम इन पर चर्चा करेंगे। नेपाल के भी राष्ट्रपति चेंज हो चुके हैं, ठीक है। और आप लोग याद रखना नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पैडोल, ठीक है। अभी हम चर्चा करेंगे, पूरी बात बताऊंगा आपको, लेकिन यहाँ पर इसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर विद्या देवी भंडारी, इनके स्थान पर नाम आया गया रामचंद्र पैडोल। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति पेट्रो पावेल। इक्वेटोरियल गिनी के राष्ट्रपति मैनुअल रोका। और बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया मोटली। इटली के ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज। इटली की प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी और आयरलैंड की प्रधानमंत्री हैं रियो बराडकर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपका? 25 साल में पहली बार महिलाओं को सैन्य सेवा में शामिल किया।
तो वो है आपका कोलंबिया देश। महिला अपनी स्वेच्छा से जो 18 से 24 वर्ष की हो चुकी हैं किस में जाएंगी, आप सभी लोग याद रखना, सैन्य सेवा दे सकती हैं कोलंबिया में। लेकिन पुरुष जो 18 से 24 वर्ष के युवा हैं उनको सैन्य सेवा में जाना अनिवार्य किया गया है। ब्राज़ील की अगर हम बात करें, कोलंबिया की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी है बोगाटो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, वित्त मंत्रालय द्वारा क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल संपत्ति के व्यापार पर कौन सा कानून लागू करने की अधिसूचना जारी की है। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है आपका 2002 का, जिसे हम धन शोधन एक्ट 2002 के नाम से जानते हैं। ब्लैक मनी टू वाइट मनी, आप सभी को पता है, इसे हम क्या कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। और वित्त मंत्रालय के द्वारा क्रिप्टो मुद्रा और वर्चुअल संपत्ति के व्यापार पर इस कानून को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। अगर हम बात करें कि इस मामले में सबसे सक्रिय विभाग आपका कौन सा है, तो वो है आपका ईडी, इन्फॉर्मेशन डेवलपमेंट। आईटी एक्ट कब आया था, 2000 में। फेरा एक्ट 1973 में आया था। और आरबीआई का एक्ट आया था 1934 में। तो वित्त मंत्रालय के मंत्री आपको बताइए कौन है, तो वे हैं आपकी निर्मला सीतारमण। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए खास इसलिए है क्योंकि साथियों आपको पता है मैंने अभी आपको सभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों के बारे में बताया था, और ये क्वेश्चन भी आपका राष्ट्रपति से ही संबंधित है। तो इसमें आपको जो 13 नए राज्यपाल बनाए गए थे ना, 13 नए राज्यपाल जो बनाए गए थे आपके, उनका रिवीजन करवाऊंगा। तो सभी साथी पूरी शिद्दत के साथ इस क्वेश्चन को देख लेना, और ये मेरी वीडियो एफर्ट आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। नेपाल के नए राष्ट्रपति, तो मैंने बताया आपको कौन है, रामचंद्र पौडेल यहाँ के नेपाल के नए राष्ट्रपति होने वाले हैं। इन्होंने सुभाष चंद्र को हराकर यहाँ के नए राष्ट्रपति पद की शपथ लेने की दावेदारी को पास कर लिया है। यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें तो वे हैं पुष्प कुमार दहल प्रचंड। यहाँ की राजधानी क्या है, काठमांडू। और काठमांडू में आपको बताया कि इसका हेडक्वार्टर है सार्क का। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी और इसमें सदस्य देशों की संख्या 8 है, जिसमें अपना भारत भी शामिल है, मालदीव शामिल है, श्रीलंका शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, अफ़गानिस्तान शामिल है, नेपाल शामिल है, भूटान, बांग्लादेश, ये 8 देश इसमें शामिल हैं आपके। ठीक है, अगर हम बात करें कि इससे पहले यहाँ की राष्ट्रपति कौन थी, तो वे थी विद्या देवी भंडारी। और मैंने बताया नेपाल में 2 बार से अधिक बार तक कोई भी यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं बन सकते, यानी लिमिट बनाई गई है कि 2 बार राष्ट्रपति रह सकते हैं, और कार्यकाल होता है यहाँ का 5 वर्ष। ठीक है, लेकिन भारत में कितने भी वर्ष तक रह सकते हैं। बांग्लादेश में भी राष्ट्रपति 2 बार बन सकता है केवल, ये नेपाल में भी 2 बार बनते हैं, और इसके साथ साथ अमेरिका में भी आपके राष्ट्रपति केवल 2 बार ही बन सकते हैं, और अमेरिका में कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। ये बात आपको पता ही होगी। आगे देखिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि नेपाल से हमारे कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है। उत्तराखंड की लगती है, उत्तर प्रदेश की, बिहार की, पश्चिम बंगाल की, और सिक्किम की सीमा यहाँ लगती है। तो उनके मुख्यमंत्री भी मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। उत्तराखंड के पुष्कर धामी हैं, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, बिहार के नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, और सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तवांग। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में हमने राष्ट्रपतियों की बात कर ली थी, तो अब मैं आपको 13 जो नए राज्यपाल बनाए गए थे उन पर चर्चा कर लेता हूँ। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 13 नए राज्यपाल बनाए गए थे आपके, और कौन से अनुच्छेद के तहत बनाए जाते हैं, नियुक्ति की जाती है। तो आर्टिकल 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। और कौन से आर्टिकल में राज्यपाल की नियुक्ति कौन से आर्टिकल में राज्यपाल है भारतीय संविधान में, तो 153 में, 161 में इसके क्षमादान प्रक्रिया है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रख लेना। और 213 में आप लोग याद रखना अध्यादेश, राज्यपाल का अध्यादेश भी है। अब देखिए कौन कौन से राज्यों में आपके राज्यपाल चेंज हुए थे, उन पर एक नज़र डाल लेते हैं हम। अरुणाचल प्रदेश के कौन थे, केती परनायक, सिक्किम के लक्ष्मणाचार्य, झारखंड के सीपी राधाकृष्णन, हिमाचल प्रदेश के शिव प्रताप शुक्ल, असम के गुलाब चंद्र कटारिया, आंध्र प्रदेश के एस अब्दुल नज़ीर, छत्तीसगढ़ के बीवी हरिश्चंद्रन, और मणिपुर के अनुसुईया उइके, नागालैंड के एल गणेशन, मेघालय फागू चौहान, बिहार राजेंद्र आर्लेकर, महाराष्ट्र रमेश बैस, लद्दाख
बी डी मिश्रा। इसके साथ साथ आपके लिए कुछ नियुक्तियां थीं, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है आपके, डी वाई चंद्रचूड़। इलेक्शन कमीशन कौन है, राजीव कुमार। ठीक है। अटॉर्नी जनरल कौन है, आर वेंकट रमणी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हेड कौन है, पंकज कुमार सिंह। नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के हेड कौन है, गुरमीत पाल सिंह। सेकंड सीडीएस कौन है आपके, अनिल चौहान। रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है, अनिल लाहौटी। सेवी के हेड कौन है, माधवीपुरी बुच। जेएनयू के हेड कौन है, शांति श्री धूलीपुड़ी। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि आपकी जेडएसआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, धृति बनर्जी। एसबीआई के हेड कौन है, दिनेश खारा। आरबीआई के हेड कौन है, शक्तिकांत दास। और यूएनए के हेड कौन है, एंटोनियो गुटारेस। ठीक है। तो आप सभी लोग इसको याद रख लेना। आई होप आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ रिवीजन आपकी समझ में आ रहा होगा। ठीक है। केवल रिवीजन क्लास है, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इस क्लास को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आप सभी के लिए। किस राज्य ने राज्य खेल पुरस्कार और सम्मान योजना को स्टार्ट किया है? तो वो राज्य है आपका बिहार। ठीक है। पदक विजेता जो होंगे आपके, उनको सम्मानित करने के लिए कुछ इनामी राशि इस योजना के तहत प्रदान की जाएगी। ठीक है। जैसे ओलंपिक में अगर कोई भी खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेकर आता है, सिल्वर मेडल लेकर आता है और ब्रॉन्ज मेडल लेकर आता है, तो उनके लिए कुछ इनामी राशि है। जैसे गोल्ड मेडल के लिए 2 करोड़, सिल्वर मेडल के लिए 1.5 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल के लिए 1 करोड़ रुपए यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे। अगर बात करें एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल लाए तो 1.5 करोड़, सिल्वर मेडल लेकर आए तो 1 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए तो 75 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। तो काफ़ी अच्छी योजना है, बिहार सरकार के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। और 29 अगस्त यानी जिस दिन हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, मेजर ध्यानचंद जी का बर्थडे मनाते हैं। हॉकी के जादूगर जिन्हें हम कहते हैं मेजर ध्यानचंद को, जिन्होंने 1928, 1932 और 1936 में भारत को लगातार 3 बार गोल्ड मेडल जिताया। ठीक है। तो उन्हीं के जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं 29 अगस्त को। और 29 अगस्त को ही आपका राज्य खेल पुरस्कार और सम्मान योजना के कुछ खिलाड़ियों को क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। अब देखिए, आपको पता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नया नाम है। इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी और तब ये विश्वनाथ आनंद जी को दिया गया था, जो शतरंज के खिलाड़ी कहलाते हैं। इनकी बहुत ही फेमस बुक है एक, माइंड मास्टर। ठीक है। और बाजरा महोत्सव हाल ही में कहाँ मंगाया था, यानी कि आपका श्री अन्न महोत्सव जिसे हम कह सकते हैं, श्री अन्न महोत्सव कहाँ मनाया गया था, भोजपुर। और भोजपुर कहाँ है आपका, ये मध्य प्रदेश में। माफ करना, भोजपुर कहाँ है, ये आपका बिहार में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, पूर्णतः महिलाओं को समर्पित अट्टुकल पोंगल उत्सव कहाँ का है? तो आप सभी को पता है अट्टुकल पोंगल आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा, केरल का है। और केरल के तिरुवनंतपुरम में एक मंदिर है, अट्टुकल भगवती मंदिर। यहाँ पर महिलाएं मिट्टी के बर्तन में चावल का मीठा पोंगल बनाती हैं। ठीक है। मीठा पदार्थ बनाती हैं, उसी को पोंगल बोला जाता है। तो काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं एकत्रित होती हैं। ठीक है। महिलाओं की सबसे बड़ी धार्मिक सभा यहाँ पर आयोजित की जाती है इस त्यौहार पर। और लगभग यहाँ पर 25 लाख महिलाएं मौजूद रहती हैं। और काफ़ी बड़ा आपका एक त्यौहार है महिलाओं का, जिसे अट्टुकल पोंगल के नाम से जाना जाता है। केरल में इसको आयोजित किया जाता है। ऐसे कुछ आप सबके सामने मैंने उत्सव लिखे हैं। ठीक है। जैसे कनुका, ये आंध्र प्रदेश का है। केला उत्सव, ये कुशीनगर का है। कंचौथ, ये जम्मू कश्मीर का है। कम्बाला, ये कर्नाटक का है। और काला नमक चावल, ये आप सभी को पता है, ये प्रोग्राम कहाँ का है आपका, उत्सव सिद्धार्थनगर का है। तो ये जितने भी कास्ट से संबंधित होंगे आपके, मैंने यहाँ पर एक साथ लिख दिए हैं। ठीक है। आप भी इसी तरीके से नोट डाउन कर लेना। राजा पर्वा, ये उड़ीसा का है। रज पर्व, ये उड़ीसा का है। रथ सप्तमी, ये आंध्र प्रदेश का है। पोंगल तमिलनाडु का है। ओणम केरल का है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु। थाईपुसम तमिलनाडु। त्रिशूरपुरम केरल। सिरुलिलई मणिपुर का है। और इसके बाद कुछ और हैं आपके लिए, जैसे बोनालू तेलंगाना का है। स्पुतनिक गस्टर लद्दाख का है। चेरी ब्लॉसम शिलोंग का है। माधवपुर गेंड मेला गुजरात में लगाया गया था। शिल्प ग्राम उत्सव उदयपुर राजस्थान। और गुड़ महोत्सव उत्तर प्रदेश लखनऊ का है। ठीक है।
तो आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 10 था और उससे संबंधित कुछ आपके ललन टॉप क्वेश्चन थे। और आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। ठीक है, अगर ज़रा सी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहें तो वीडियो को शेयर कर देना। आपसे मिलना होगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।